गुड इवनिंग बच्चे, मेरी आवाज़ जा रही है आप तक? आर यू एबल टू हियर मी? सुनाई पड़ रही है मेरी आवाज़ सबको? गुड। जस्ट 2 मिनट वेट करेंगे, 2 मिनट। अभी जस्ट 10 बजा है, इट्स जस्ट 10 PM। सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 5 मिनट तो लेट बनता है, तो 5 मिनट वेट कर लेते हैं बाकी जनता की। यस, 2-3 मिनट का इंतज़ार। कैसी चल रही है प्रिपरेशन बच्चों की? एकदम मस्त। अभी तो फिर शंका के बादल छाए हुए हैं 13 सितंबर पर भी, देखो होता है कि नहीं, क्योंकि सुन रहे हैं उसमें भी फिर डाउटफुल हो गया है। 13 सितंबर वाले एग्ज़ाम में भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि 13 सितंबर को भी हो पाएगा कि नहीं। अरे कौन लिख रहा है मेरे बोर्ड पे? कौन लिख रहा है? अच्छा, अब लिख के दिखाना, अब जरा लिख के दिखाओ। दस बज के 2 मिनट हुआ है अभी। एक दो मिनट वेट कर लो, जस्ट 1-2 मिनट और। कैसे दिख रहा है? अरुण, अपना वीडियो बंद कर लो। कहाँ से स्टार्ट करने वाले हो आप? आप ही कुछ मशवरा दो, कहाँ से स्टार्ट करें। जैसा मैंने कहा था वहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रेपिटेडली सरफेस केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री चिल्लाए हुए थे सब, तो सरफेस केमिस्ट्री मैंने सोचा कि पढ़ाई देता हूँ आपको। तो सरफेस केमिस्ट्री आज करा दूंगा, उसके बाद फिर अगर और कोई टॉपिक में ज़रूरत होगी तो वो भी करा दूंगा। पहले सरफेस केमिस्ट्री कर लेते हैं। आई थिंक सरफेस केमिस्ट्री तो मैंने करवाया भी था एक आध बैच को, इवनिंग वाले बैच को शायद सरफेस केमिस्ट्री कराया था मैंने। नहीं, दिन वाले बैच को नहीं कराया था, मॉर्निंग वाले बैच को, आफ्टरनून वाले बैच को नहीं करवाया था। इवनिंग वाले बैच में तो सरफेस केमिस्ट्री करवाया था। अरे बाबा, क्या क्या नाम रखा है सब, इनकाउंटर शंकर।
इनकाउंटर यहाँ पे मत कर देना। तो स्टार्ट कर लें। टाइम हो गया 10:05। शुरू करने का टाइम हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। सरफेस केमिस्ट्री, बच्चे कह रहे थे कि सरफेस केमिस्ट्री थोड़ा रिवाइज करना है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जब मैंने सरफेस केमिस्ट्री का शेड्यूल दिया, अरुण वीडियो बंद कर लो अपना, अरुण बेले। तो फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबका डिमांड आने लगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सरफेस केमिस्ट्री कर लो, उसके बाद जिसको जो ज़रूरत होगा मैं करा दूंगा। बिल्कुल आजकल खाली बैठा रहता हूँ। तो अगर कुछ आपके काम आ सकूं। देखो, सरफेस केमिस्ट्री आपके सिलेबस में 2 पार्ट में करना होता है। इसका 2 एक्चुअली में वो फिजिकल केमिस्ट्री के 2 अलग अलग टॉपिक हैं, बट एनसीईआरटी में दोनों एक ही टॉपिक में है, जिसका एक पार्ट होता है एडजॉर्प्शन और दूसरा होता है इसका कोलॉइड्स। और दोनों से एक एक क्वेश्चन श्योर आता है। और ये दोनों थियोरिटिकल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल है नहीं, कोई फॉर्मूला वगैरह है नहीं, दे आर कंप्लीटली थियोरिटिकल। बड़े लिमिटेड टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन है, अगर उसको ठीक से करके रखोगे। सब जन अपना माइक ऑफ करो। ये तो बहुत सही सलाह दिया है, माइक सब अपना म्यूट रखो तो बेहतर रहेगा। मैंने अभी सबको म्यूट कर दिया है। आपस में नहीं बात करनी है, सिर्फ मुझसे बात करनी है। तो एडजॉर्प्शन और कोलॉइड्स दोनों से एक एक क्वेश्चन कम से कम तो जरूर रहता है। कई बार तो कोलॉइड से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एडजॉर्प्शन से 1 क्वेश्चन आएगा। तो करना क्या है इसमें, अब जरा सुन लो इस लास्ट मोमेंट पे। अभी अब एडजॉर्प्शन में कुछ बहुत ही अल्टीमेट बेसिक चीज़ें हैं, वो सब अब नहीं बताऊंगा मैं कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, वो सब तो बताने की जरूरत नहीं है ना। सीधा टू द पॉइंट में काम की बात बताऊंगा। अब कोलॉइड्स को मैं डिटेल में करा दूंगा। कोलॉइड्स में काफ़ी चीज़ें हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, एक एडजॉर्प्शन पे समवेयर अराउंड 50 MCQ और एक कोलॉइड्स पे 50 MCQ। इतने क्वेश्चन MCQ बनते ही नहीं है एडजॉर्प्शन पे, मैं जोड़ तोड़ के बनाऊंगा। तो मैं आपको बना के 50 MCQ अगर एडजॉर्प्शन पे दे देता हूं और 50 MCQ कोलॉइड्स पे, ये 100 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे, ये 100 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो सरफेस केमिस्ट्री से, एडजॉर्प्शन और कोलॉइड से 2 क्वेश्चन गारंटीड हो जाएगा। कहीं से इसमें कोई दो मत नहीं है, ये मेरा कमिटमेंट है। तो आज मैं एडजॉर्प्शन आपको थोड़ा सा कराता हूं और उस पर वो क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, और उसके बाद एक दिन क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। हालांकि ये तो थियोरिटिकल है, आंसर देख के तो आप सब लोग कर ही लोगे, बट फिर भी उसमें अगर कुछ डिस्कस करने लायक रहा तो वो कर देंगे। और वैसे ही कोलॉइड से। तो एडजॉर्प्शन
से हम शुरू करते हैं। तो आज थोड़ा सा एड्जॉर्प्शन बताता हूं मैं आपको, और फास्ट में टू द पॉइंट काम की बातें। अगर हम कोई एक सॉलिड सरफेस लेते हैं और इसके कांटेक्ट में कुछ गैस पार्टिकल लेके आते हैं, तो आप सबको मालूम है एड्जॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमेना। इस तरह से सरफेस पे गैस एड्जॉर्ब हो जाता है। जो एड्जॉर्ब होता है उसको बोलते हैं एड्जॉर्बेट, और जिस पे एड्जॉर्प्शन होता है उसको बोलते हैं एड्जॉर्बेंट। तो पॉइंट यहाँ पे ये है, फर्स्ट पॉइंट बच्चे कि एड्जॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमेना, a phenomena which occur at surface only। एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेना होता है, वो यूनिफॉर्मली सरफेस पे भी होता है और सॉलिड के बॉडी में भी होगा, अंदर भी होगा। बट एब्जॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमेना। पॉइंट ये है कि एब्जॉर्प्शन होता क्यों है। फर्स्ट पॉइंट वही यही है कि वाई एड्जॉर्प्शन क्यों होता है। क्योंकि सरफेस पे, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, सरफेस पे कुछ अनसेटिस्फाइड वैलेंसी रह जाते हैं। दैट इज द रीजन फॉर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। कहते हैं ना, सॉल्यूशन चैप्टर हमने पढ़ा था, तो हमने कहा था कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होते हैं सरफेस मॉलिक्यूल जो होते हैं उस पर डाउनवर्ड फोर्स तो होता है, नीचे जो मॉलिक्यूल होता है उसको अट्रैक्ट करता है, लेकिन ऊपर में कोई मॉलिक्यूल नहीं है और इसलिए नेट डाउनवर्ड फोर्स उस पर काम कर रहा होता है, ड्यू टू विच कनकेव सरफेस बनता है, एंड दैट इज द रीजन फॉर सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड। उसी तरह से सॉलिड के भी सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होगा, बिल्कुल जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होगा उसको अंदर से तो अट्रैक्ट करने वाले मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन बाहर नहीं होगा कोई मॉलिक्यूल, क्योंकि वो लास्ट मॉलिक्यूल है। तो हम कहते हैं कि सरफेस पे कुछ अनसेटिस्फाइड रेसिड्यूअल फोर्स रह जाते हैं, और इसलिए जब कोई मॉलिक्यूल उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो उसके साथ बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। और जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है। तो जब भी एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड बनेगा तो सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज होगा, सरफेस का एनर्जी डिक्रीज होगा, क्योंकि सरफेस हाई पोटेंशियल एनर्जी पे था, अनस्टेबल था, अनसेटिस्फाइड वैलेंसी था। तो why adsorption occur due to presence of some unsatisfied valency, some residual force on the surface। एक बात। दूसरी बात, adsorption decreases surface energy of adsorbent। adsorbent की surface energy को डिक्रीज करता है, और इसलिए एड्जॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जब भी कोई फ्रेश सरफेस हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसके सरफेस पे एड्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियसली होगा, क्योंकि उसका सरफेस अनस्टेबल है, उसके सरफेस पे कुछ अनसेटिस्फाइड वैलेंसी होते हैं। तो दो पॉइंट, बिल्कुल एलिमेंट्री पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको बताई कि adsorption occur due to presence of some unsatisfied
वैलेंसी इसको रेसिडुअल फोर्स भी कहते हैं ऑन सरफेस। ठीक है ना। दूसरा, एडजॉर्प्शन lowers the surface energy by forming bond between adsorbate and adsorbent। समझ गए। अब चलो यहां से टू द पॉइंट, केवल मैं काम की बातें केवल बता रहा हूं, कहानी नहीं। एक खास एडजॉर्प्शन की बात करो, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस। अगर हम कोई एक सॉलिड सरफेस लेते हैं और इस पे किसी गैस का एडजॉर्प्शन होता है, अगर इस पे किसी गैस का एडजॉर्प्शन होता है कुछ इस तरह से, तो एडजॉर्प्शन के बाद ये जो प्रोडक्ट बना, एक तरह से इसको प्रोडक्ट की तरह देखो, ये प्रोडक्ट सॉलिड होगा। सॉलिड पे गैस चिपक गया तो सॉलिड ही होगा। इस एडजॉर्प्शन प्रोसेस में डेल्टा एच निगेटिव होगा। इसको रटना नहीं है, समझ लोगे तो कभी याद नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है। तो एडजॉर्प्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोई बॉन्ड ब्रेक तो होता नहीं, और इसलिए एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एडजॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। अब देखो, रैंडमनेस डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। गैस के पास फ्रीडम ज़्यादा था, वो गैस जब जाके चिपक गया सॉलिड के सरफेस पे तो लेस रैंडम, मोर ऑर्डर्ड हो गए। दैट मीन्स एडजॉर्प्शन में एंट्रोपी डिक्रीज होती है या नहीं? क्योंकि गैस सॉलिड बन गया। और एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया दुनिया के सभी एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं, और इसलिए डेल्टा जी भी निगेटिव होगा। ये तीन फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हैं, और एडजॉर्प्शन में ये तीनों ही निगेटिव होते हैं। इन एडजॉर्प्शन all three fundamental thermodynamic property delta G, delta H, delta S are negative. डेल्टा G होता क्या है? डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ध्यान देंगे, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा S ये वाला पोर्शन नेगेटिव है, टेम्परेचर पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये पूरा टर्म हो जाएगा पॉजिटिव, और डेल्टा एच है नेगेटिव। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? डेल्टा जी पॉजिटिव होने लगेगा। और ये वाला टर्म पॉजिटिव है ना, तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो पॉजिटिव टर्म इंक्रीज होगा, यानी डेल्टा जी पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगा।
और डेल्टा जी का पॉजिटिव होने का मतलब स्पॉन्टेनिटी कम हो जाना, यानी कि हर एड्जॉर्प्शन में ये कॉमन बात होगी कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल डिक्रीज द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, और कह सकते हैं इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज द डिसॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ डिसॉर्प्शन. So increasing T decreases the extent of एड्जॉर्प्शन, क्योंकि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा जी मोर पॉजिटिव हो जाएगा, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके हो सकता है टी डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड डेल्टा एच के बराबर हो जाए, ये जीरो हो जाए, उसके ऊपर पॉजिटिव होने लगेगा, स्पॉन्टेनियस नहीं भी होगा, क्योंकि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन से रेट ऑफ डिसॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा. समझ गए? तो ये थी थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन. अब इसके बाद टाइप्स ऑफ adsorption. On the basis of intermolecular force, on the basis of intermolecular force between adsorbate and adsorbent, adsorption को दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं. One is called physical adsorption, जिसे कि शॉर्ट में फिशियोसॉर्प्शन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन, जिसे हम केमिसॉर्प्शन भी बोलते हैं. फिजिकल एड्जॉर्प्शन को समटाइम वैन डर वाल्स एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं. लेकिन इससे ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि वैन डर वाल एड्जॉर्प्शन में केवल वैन डर वाल फोर्स ही होगा. ये नाम है केवल, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी होगा. तो बेसिकली एड्जॉर्प्शन में इन दोनों को थोड़ा ठीक से समझना है. ज़्यादातर क्वेश्चन फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन से ही रिलेटेड आता है, तो इसको हम जरा कोशिश करें ठीक से समझने का. फिजिकल एड्जॉर्प्शन. एक मिनट में फिजिकल एड्जॉर्प्शन की सारी बातों को मैं पहले बताता हूं, फिर केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद फिर टेबल बना के फिजिकल और केमिकल में कंपैरिजन कर लेंगे. वो सारी बात मैं डिस्कशन में ही बता दूंगा, बाद में केवल उसको पॉइंट्स में लिखना होता है. फिजिकल एड्जॉर्प्शन. एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट के बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो, जैसे H बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल और वैन डर वाल्स फोर्स. तो इसका नाम है वैन डर वाल एड्जॉर्प्शन, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा तो उसको वैन डर वाल एड्जॉर्प्शन बोल सकते हैं. डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा तब भी बोल सकते हैं, वैन डर वाल्स तो है ही. वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अगर एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में हो, देन दैट टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन इज कॉल्ड फिजिकल एड्जॉर्प्शन. अब सुनना, सारी प्रॉपर्टी मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, बाद में उसको टेबलेट भी कर लेंगे. अगर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में वीक बॉन्ड बनेगा. अगर वीक बॉन्ड बनेगा तो कम एनर्जी रिलीज होगा कि नहीं? सो small enthalpy of
एडजॉर्प्शन, स्मॉल एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, कम हीट निकलेगा। वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन तो किसी भी दो बॉडी के बीच में डेवलप हो सकता है। एडजॉर्बेंट चाहे कोई भी हो, उसके अराउंड अगर कोई एडजॉर्बेंट को लाओगे तो इनमें कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो जरूर डेवलप हो जाएगा एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में, और कोई नहीं तो वेंडरवाल तो लास्ट में है ही। व्हाट आई मीन टू से, फिजिकल एडजॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब कि किसी भी एडजॉर्बेंट पे कोई भी एडजॉर्बेंट आके चिपक सकता है। ये सब देखना उल्टा हो जाएगा केमिस्ट ऑप्शन में। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। दैट इज any adsorbent can adsorb फिजिकल एडजॉर्प्शन में अगर वीक बॉन्ड बनता है तो अब अगर इसका आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ध्यान से सुनना, अगर आप टेम्परेचर, कैसा कैसा सब नाम रखता है, कैक्टस, कैक्टस एंटर कर रहा है भाई, कैक्टस को एंट्री दें। हम बात कर रहे थे स्पेसिफिसिटी के बाद कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वीक बॉन्ड बनता है। तो अगर वीक बॉन्ड बन रहा है तो आसानी से वो टूट भी जाएगा। यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन यूजुअली लो टेम्परेचर पे प्रेफर किया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फटाफट ये सब बॉन्ड टूटने लगेगा। जैसे ही ये क्या होता है, यहां सुनो, ये वाइब्रेट करते रहता है, एडजॉर्बेंट का मॉलिक्यूल चिपका तो है लेकिन वाइब्रेट करते रहेगा। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, उसका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और वो निकल के चला जाएगा। देखेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन में इतना आसानी से नहीं निकलता। केमिकल एडजॉर्प्शन में इतना आसानी से वो नहीं निकलता है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन इज प्रेफर्ड एट लो टेम्परेचर बिकॉज इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑफ डिसॉर्प्शन रैपिडली इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल में उतना रैपिडली नहीं बढ़ता, इसलिए उसको हाई टेम्परेचर पे करवाना होता है। हम देखेंगे कारण भी उसका। सो प्रेफर्ड एट लो टेम्परेचर, at high temperature desorption occurs rapidly. अच्छा, आपको मालूम है कि वेंडरवाल फोर्स तो लाइक मॉलिक्यूल में भी होता है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल के बीच में भी होता है। तो एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एडजॉर्बेंट का एक लेयर बन गया। सिचुएशन को जरा इमेजिन करो, ये है एडजॉर्बेंट और इसके ऊपर ऐसे एक लेयर बन गया एडजॉर्बेट का, चिपक गया एडजॉर्बेट। अगर बात इतनी ही रुक जाती, यहीं पे रुक जाती, तो कहते इसको मोनोलेयर फॉर्मेशन हुआ। लेकिन आपको पता है कि वेंडरवाल फोर्स तो लाइक मॉलिक्यूल के बीच में भी होता है, CO2 के बीच में भी वेंडरवाल फोर्स होता है। तो सरफेस पे एक बार एडजॉर्बेट चिपक गया तो अब वही सरफेस के जैसा काम करेगा और उस पर दूसरा ए भी चिपक सकता है आके। फिजिकल
एडजॉर्प्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कितने मॉलिक्यूल का लेयर बनेगा, यानी कि ऑलवेज मल्टीलेयर। फिजिकल एडजॉर्प्शन मल्टीलेयर के होते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन में ध्यान से देखना, फिजिकल एडजॉर्प्शन में वीक इंटरमॉलिक्यूलर वो बॉन्ड बनता है और इसलिए वो आसानी से ब्रेक कर जाता है। तो इसमें डिसॉर्प्शन के बाद वही मिलता है जो एडजॉर्ब हुआ। समझा? ए अगर एडजॉर्ब हुआ तो ए ही मिलेगा, लेकिन केमिसॉर्प्शन में देखेंगे केमिकल बॉन्ड बन जाता है, एडजॉर्बेंट पे ए का केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, और जब डिसॉल्व करोगे तो केवल ए नहीं जाएगा, पौधा ने मिट्टी पकड़ लिया है, मिट्टी को साथ में लेके जाएगा, यानी कि कुछ एडजॉर्बेंट से भी उखाड़ के ले जाएगा। समझ रहे हो? यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन में डिसॉर्ब वही होगा जो एडजॉर्ब हुआ था, केमिसॉर्प्शन में देखेंगे कुछ और निकलेगा, आएगा कुछ, जाएगा बाहर कुछ और निकलेगा। तो जो एडजॉर्ब हुआ वही अगर डिसॉर्ब होके बाहर निकलता है, जो एडजॉर्ब हुआ अगर वही बाहर निकलता है डिसॉर्ब होके, तो उसको क्या कहते हैं हम? रिवर्सिबल नेचर ऑफ एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। इतनी बात। अब आ जाओ केमिसॉर्प्शन में। केमिसॉर्प्शन में केमिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट और यहाँ पे यह है एडजॉर्बेट, इनके बीच में प्योर केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। प्योर केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने के वजह से केमिसॉर्प्शन में एडजॉर्बेट स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा सरफेस पे, और स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा तो ज्यादा हीट लिबरेट होगा। यहाँ पे अगर स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। सो हाई एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, हाई एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। दूसरा उसी ऑर्डर में लिख लें, स्मॉल एंथैल्पी, नॉन स्पेसिफिक, ये हाईली स्पेसिफिक होगा। हाईली स्पेसिफिक क्योंकि केमिकल रिएक्शन के लिए सूटेबल रिएजेंट होना चाहिए। तो सॉलिड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होगा वो ए के साथ केमिकली रिएक्ट कर रहा होगा, इसीलिए ए का एडजॉर्प्शन हो रहा है। यानी कि कोई भी एडजॉर्बेंट किसी भी एडजॉर्बेंट पे आके केमिसॉर्प्शन नहीं कर सकता है। A specific set of adsorbate and adsorbent are required. तीसरा, ये जरा ध्यान से सुनना। हमने पीछे कहा था कि इंक्रीजिंग, ध्यान से सुनना, इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। लेकिन
केमिकल एड्जॉर्प्शन यूजुअली हाई टेम्परेचर पर करवाया जाता है, क्योंकि आपको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया था कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। केमिकल रिएक्शन होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। तो जब केमिसॉर्प्शन होगा तो वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। और केमिकल रिएक्शन में हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर टेम्परेचर लो रखोगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इतना कम होगा कि एड्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। इसलिए केमिसॉर्प्शन को रिलेटिवली हाई टेम्परेचर पे करवाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाई एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, जबकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कोई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे केमिकल एड्जॉर्प्शन में एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन पहले इंक्रीज करता है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक। ये नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज ही करते जाएगा। एक सर्टेन टेम्परेचर तक केमिसॉर्प्शन बढ़ते जाएगा और उस टेम्परेचर के बाद फिर एक्सटेंट ऑफ केमिसॉर्प्शन कम होने लगेगा, क्योंकि उस टेम्परेचर के बाद रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन से ज़्यादा रेट ऑफ डिसॉर्प्शन हो जाएगा, लेकिन वो काफ़ी हाई टेम्परेचर होगा, बड़ा टेम्परेचर होगा। समझ गया? सो केमिसॉर्प्शन is carried out at higher temperature due to large activation energy required for it. However, after a certain higher temperature, extent of adsorption starts decreasing due to increased rate of desorption। समझ गया ना? तो केमिसॉर्प्शन हायर टेम्परेचर पर करवाया जाएगा। तीसरा, हम कह रहे हैं कि हाईली स्पेसिफिक होता है। तो ये है सॉलिड और इसके सरफेस पे अब ए का हो गया केमिसॉर्प्शन, ए का हो गया केमिसॉर्प्शन, लेकिन सॉलिड और ए के बीच में केमिसॉर्प्शन होगा। ए और ए के बीच में केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी कि एक बार सरफेस कवर हो गया तो उसके बाद केमिसॉर्प्शन रुक जाएगा, क्योंकि आइडेंटिकल मॉलिक्यूल के बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। एंड इसलिए ये बोलना केमिसॉर्प्शन is monomolecular layer, monomolecular layer। केमिसॉर्प्शन इरिवर्सिबल नेचर का होता है। एक एग्जांपल देखो, एक्टिव चारकोल के ऊपर ऑक्सीजन का एड्जॉर्प्शन हो गया, CO2 नहीं लिख रहा हूं मैं, इसके ऊपर ऑक्सीजन का एड्जॉर्प्शन हो गया।
एक्टिव चारकोल के ऊपर। और ये केमिस ऑप्शन होता है। अब अगर इसको हीट करोगे तो बाहर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, यानी कि आया था ऑक्सीजन और निकला कार्बन मोनोऑक्साइड। इस सेंस में हम कहते हैं कि केमिस ऑप्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर। केमिस ऑप्शन इरिवर्सिबल नेचर का होता है, यानी जो एब्जॉर्ब हुआ वही वापस नहीं मिलता। समझ गए? तो ये सब कुछ फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में एक एडिशनल पॉइंट, टेबल बनाने की जरूरत तो नहीं है। टेबल अब क्या बनाओगे, इस ऐसे बच्चों की तरह टेबल बनवाते हैं हम, इसका 2 कॉलम का टेबल, एक साइड फिजिकल एब्जॉर्प्शन, एक साइड केमिकल एब्जॉर्प्शन, सब तो लिख ही दिया आपने, देख ही लिया। तो टेबल बना के टाइम क्यों वेस्ट करना। फिजिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में एक पॉइंट जरा सा नोट कर लेंगे कि गैस with high critical temperature high critical temperature easily liquefiable, absorb more easily, through physical absorption। तो अगर सपोज करो आपको दिया जाता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और हाइड्रोजन, और कहा जाए कि इसमें एक्सटेंट ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो क्रिटिकल टेम्परेचर, याद करो क्रिटिकल टेम्परेचर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। तो सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अमोनिया का, यानी कि एक्सटेंट ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन अमोनिया में सबसे ज़्यादा होगा। फिर किस में होगा बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड में। अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बाकी सब न्यूट्रल है, तो बाकी सब में नॉन पोलर है, तो बाकी सब में वैन डर वाल फोर्स, तो 2 में सबसे ज़्यादा, फिर 1 में और फिर 4 में। ये हो गया ऑर्डर ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन का, एक्सटेंट ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन का ऑर्डर। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता, फिजिकल एब्जॉर्प्शन आसानी से होता है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एट ए गिवन टेम्परेचर, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अगर हम किसी एक सॉलिड पे किसी एक गैस का एब्जॉर्प्शन करें और इसको एक रिवर्सिबल प्रोसेस से डिनोट करें,
तो ये इधर आके ये भी तो सॉलिड ही बन जाएगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल से ये रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड को जाएगा कि नहीं। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो मोर क्राउडेड टू लेस क्राउडेड, जिधर गैस ज़्यादा है उधर से जिधर गैस कम है, तो राइट साइड में गैस है ही नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं सिंपली पहले कि हाई प्रेशर फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन, extent of adsorption को x by m से डिनोट किया जाता है, जहां पे x क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेट, और m क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। मास ऑफ एडजॉर्बेंट। तो बेसिकली ये है अमाउंट एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, मास का रेशियो है। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन हम कह रहे हैं कि हाई प्रेशर पे फेवर होगा, देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस रेज टू द पावर सम कांस्टेंट, जिसको इस तरह से लिखते हैं 1/n एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। और इसको स्टडी किया था साइंटिस्ट जिनका नाम था फ्रेंडलिच। और इसलिए इसको बोलते हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को प्रेशर के साथ रिलेट करने वाले इक्वेशन को फ्रेंडलिच ने डेवलप किया और उसको बोलते हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो अगर इसे एक कांस्टेंट रख के देखें तो हम कह सकते हैं एक्स वाई एम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू पी का पावर 1/n, जहां पे n ग्रेटर देन 1 होता है, याद रखना। अब अगर एक्स वाई एम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को वाई एक्सिस पे रखें और प्रेशर को अगर हम एक्स एक्सिस पे रखें तो प्रेशर के साथ एक्स वाई एम इंक्रीज होगा, लेकिन जो नेचर ऑफ इंक्रीज होगा वो लीनियर नहीं होगा, इस तरह से इंक्रीज होगा। और एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद ये ऑलमोस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। और हम कहते हैं कि यहां के बाद अब सैचुरेशन आ गया। सो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें एक्स वाई हमने वाई एक्सिस पे लिया और प्रेशर हमने एक्स एक्सिस पे लिया। कई बार इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में भी पूछा गया है, तो अगर दोनों साइड लॉग ले लें तो लॉग ऑफ एक्स अपॉन एम राइट साइड में आ जाएगा लॉग ऑफ के प्लस 1 अपॉन एन लॉग ऑफ पी। अब अगर इसे लेते हो y एक्सिस पे और इसे लेते हो x एक्सिस पे,
तो अब ये एक लीनियर इक्वेशन होगा, log x अपॉन m और log p के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप होगा 1/n और log के होगा इंटरसेप्ट। ये पूछा गया है। अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लें, इधर लेते हैं log ऑफ x अपॉन m और इधर लेते हैं log ऑफ p, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा जिसका स्लोप 1/n होगा, समझ गए, और इंटरसेप्ट k होगा। स्लोप 1/n होगा, इंटरसेप्ट ये वाला k होगा। ये दोनों फ्रेंडली चेबीशेव आइसोथर्म को डिपिक्ट करता है। अगर आप डायरेक्ट x बाय m वर्सेज p लेंगे तो एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, और लॉग के फॉर्म में लेंगे। ये पूछा गया है कि लॉगरिथमिक ऑफ एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को लॉगरिथमिक ऑफ प्रेशर के साथ प्लॉट करते हैं तो कैसा ग्राफ होता है। तो स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट, समझ गए। अब जरा इसी को एक और फॉर्म में मैं आपको दिखाता हूं जो क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सपोज करो हमने इधर लिया x/m और इधर लेते हैं प्रेशर, कोई एक एब्जॉर्प्शन है और इस एब्जॉर्प्शन को डिफरेंट टेम्परेचर पे स्टडी करते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 300 केल्विन लिया, 300 को फिक्स कर दिया और वहां पे देख रहे हैं P के साथ x/m कैसे वेरी कर रहा है। फिर एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें टेम्परेचर 400 लिया, फिर उसमें प्रेशर और x/m का वेरिएशन देख रहे हैं। तो अलग अलग आइसोथर्म्स मिलेंगे, डिफरेंट आइसोथर्म्स मिलेंगे। सपोज करो वो आइसोथर्म कुछ इस तरह का है। एट टेम्परेचर T1, T2, T3, कौन बताएगा T1, T2, T3 में क्या रिलेशन है? T1 सबसे ज्यादा है, T2 उससे कम है और T3 सबसे कम है। क्यों? क्योंकि अभी अभी कहा था मैंने कि टेम्परेचर के बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो जहां पे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन सैचुरेशन पॉइंट पे, जहां पे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन सैचुरेशन पॉइंट पे सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब वो सबसे कम टेम्परेचर पे होगा, वहां पे डिसॉर्प्शन सबसे कम हो रहा होगा। कुछ समझा मैंने क्या कहा? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ इसमें टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। तो जहां पे एब्जॉर्प्शन सबसे कम हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे हो रहा होगा। समझ गया? तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिफरेंट टेम्परेचर पे सैचुरेशन पॉइंट पे टेम्परेचर के साथ इनवर्सली रिलेटेड होगा। तो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म ये हो गया। अब एक जरा इसी में एक स्पेसिफिक डायग्राम को मैं दिखाता हूं, देखना और समझने की कोशिश करना। अभी लास्ट ईयर जेई मेंस में आया था वो, तो नीट में भी आ सकता है। नीट और जेई मेंस दोनों का पेपर एक ही ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। क्वेश्चन था कि x अपॉन m वर्सेज p का ग्राफ कुछ ऐसा है फॉर ए फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बहुत इरिटेट करता है। देखो ना, 11 बज गए, अभी भी कोई मतलब परमिशन मांग रहा है ज्वाइन करने का। इट्स वेरी इरिटेटिंग।
एक्स अपॉन एम वर्सेज पी, इसका मतलब कि सीरियसली आप नहीं ले रहे हैं। अगर आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो देखो मैं बहुत सीरियसली ले रहा हूँ इसको। अगर आप सीरियसली इसको नहीं ले रहे हैं तो ये बड़ी दुख की बात है। तो एक्स बाय एम सिर्फ मजे करने के लिए, तो फिर और भी मीन्स है, वहाँ पे मजा करो। यहाँ पे जो सिंसियर हो, सीरियस हो, जिसको जरूरत है वही टिको। एक्स बाय एम वर्सेज पी, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ तक ध्यान देना, यहाँ तक पहले मोनोलेयर का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद सैचुरेट हो गया, और प्रेशर बढ़ाया तो मल्टी लेयर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में तो मल्टी लेयर भी बनता है। ये प्लेट्यू बता रहा है, सैचुरेट हो गया होगा, कुछ देर तक एब्जॉर्प्शन रुक गया होगा, उसके बाद प्रेशर बहुत ज़्यादा कर दिया तो मल्टी लेयर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। समझ गए? एक के ऊपर एक लेयर बनना स्टार्ट हो गया। तो ये मोनोलेयर, ये सैचुरेशन, और यहाँ से मल्टी लेयर फॉर्मेशन, मल्टी लेयर फॉर्मेशन। इसी के पैरेलल में एक और ग्राफ होता है, वो अभी नहीं आया है, आ सकता है। एक्स बाय एम वर्सेज पी। कुछ केसेज में ये इस तरह से बढ़ते ही जाता है, रुकता ही नहीं। ये बताता है कि पहले कुछ देर तक फिजिकल एब्जॉर्प्शन हुआ और उसके बाद केमिकल एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया। केमिकल एब्जॉर्प्शन में अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब होता है। अरे समझा कुछ? तो ये बताता है कि पहले फिजिकल और उसके बाद केमिकल एब्जॉर्प्शन होने लगा। इसमें फ्लैट प्लेट्यू नहीं आता। ये सब पूछा जा सकता है एब्जॉर्प्शन के बारे में। अब इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन अप्लाई कहाँ कहाँ होता है? तो एक तो हाई वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, हाई वैक्यूम क्रिएट करने के लिए मान लो कोई एक गैस चेंबर है, कोई गैस चेंबर है जिसमें कोई गैस है, एयर ही है। आपने पहले वैक्यूम पंप लगा के हाई वैक्यूम क्रिएट कर दिया, आपने पहले वैक्यूम पंप लगा के हाई वैक्यूम क्रिएट कर दिया, लेकिन आपको पता है कि वैक्यूम पंप लगा के जीरो प्रेशर तो कर नहीं सकते। एक सर्टेन पॉइंट के बाद अंदर प्रेशर कम होना बंद हो जाएगा। देन व्हाट यू डू, आप इसे कनेक्ट कर देते हो एक कंटेनर से जिसमें सॉलिड एड्जॉर्बेंट भरा हुआ है, से चारकोल पड़ा हुआ है। ये क्या करेगा, गैस मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब करवाएगा। तो जो गैस मॉलिक्यूल थोड़े बहुत बच गए थे, जो फिजिकली निकल नहीं पाए थे वैक्यूम बंद करते समय, वो अब जाके चारकोल पे चिपक जाएगा और हाई वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हाई वैक्यूम प्रोड्यूस करने के लिए एब्जॉर्प्शन फिनोमेना यूज होता है। दूसरा, टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। इसमें खास करके एल्यूमिना, सिलिका जेल, ये सब यूज होते हैं। एड्जॉर्ब वाटर
टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी। जरा याद रखना, एक ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए CaCl2 भी यूज होता है, लेकिन ये CaCl2.2H2O इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, ये एब्जॉर्प्शन नहीं है, इसमें पूरा CaCl2 के अंदर भी चला जाता पानी। यूनिफॉर्मली CaCl2 के साथ वाटर का अंदर बाहर सब हर जगह एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए एब्जॉर्प्शन। तीसरा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस याद रखना, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस कैटालिसिस में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, ये गैस है, हाइड्रोजन गैस है, निकेल या प्लेटिनम सॉलिड है, तो ये कैटलिस्ट है, इसके सरफेस पे रिएक्शन होता है और यहाँ प्रोपेन बन जाएगा। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में एब्जॉर्प्शन फिनोमेना यूज होता है। वाटर प्यूरिफायर में एब्जॉर्प्शन फिनोमेना यूज होता है, एक्वागार्ड में या केंट आरओ में, इन सब में एब्जॉर्बेंट कॉलम लगा होता है, जो कि ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो उसमें पॉल्यूटिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए सुटेबल एड्जॉर्बेंट लिया जाता है, जो कि हेवियर मॉलिक्यूल को पहले एड्जॉर्ब करता है, तो लाइटर मॉलिक्यूल उसमें रह जाता है, उसको हम एक फ्लास्क में इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद एड्जॉर्बेंट को दूसरे फ्लास्क में ले जाके हीट करते हैं, तो हेवियर मॉलिक्यूल जो एड्जॉर्ब हुआ था वो फिर डिसॉल्व हो जाता है, और इस तरह से हम सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज कर लेते हैं। ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ये यूज होता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में। ड्रग डिलीवरी, ढेर सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं, मेडिसिन, जिसमें एड्जॉर्बेंट, स्पेसिफिक एड्जॉर्बेंट होता है जो अपने ऊपर जर्म्स वगैरह को एड्जॉर्ब करवाता है, कुछ खास तरह के जर्म्स को एड्जॉर्ब करवाता है और बाद में वो एक्सक्रीट हो जाता है। कोरोना वायरस के कोविड-19 में भी अभी एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसमें कि एड्जॉर्प्शन फिनोमेना के थ्रू कुछ स्पेसिफिक एड्जॉर्बेंट बनाने की कोशिश हो रही है जिसपे कि कोरोना वायरस एड्जॉर्ब हो जाए। तो ड्रग डिलीवरी में तो ये सब एप्लीकेशन है एड्जॉर्प्शन फिनोमेना के। एक खास एड्जॉर्प्शन का थोड़ा सा जिक्र है, तो जस्ट 5 मिनट और बर्दाश्त करो, मैं बता देता हूँ, तो ये एड्जॉर्प्शन वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद कल से कोलॉइड शुरू कर देंगे। एक इसमें मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के मैकेनिज्म को एनसीईआरटी में काफ़ी स्पेस दिया गया है और उससे क्वेश्चन वगैरह आते भी हैं नीट में, तो ज़रा सा मैं आपको दिखाता हूँ, फिर बताऊंगा क्वेश्चन क्या उससे पूछा जाएगा। मॉडर्न मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस ये है कि
ये मान लो कैटलिस्ट का सरफेस है, ये हो गया कैटलिस्ट का सरफेस। इसको इस तरह से दिखाते हैं। ये हो गया कैटलिस्ट और ये हो गया रिएक्टेंट जिसमें रिएक्शन होना है आपस में। ए और बी के बीच में रिएक्शन होना है। तो व्हाट डज कैटलिस्ट डू? कैटलिस्ट प्रोवाइड सरफेस for the reaction between A and B which is otherwise not compatible। A और B आपस में नहीं मिल पाते हैं, तो कैटलिस्ट क्या करता है? बीच में मीडिएटर का काम करता है, दोनों को मिला देता है कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से कैटलिस्ट ए और बी को मिला देता है। ऐसे यहां देखो, ए लग गया यहां पे और मान लो यहां पे लग गया बी। अब ए और बी पास आ गए तो अगर इनका मन करे तो रिएक्ट कर जाए। पास आके ये इंटरैक्ट करते हैं इस तरह से और इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन। सो रिएक्टेंट अंडरगो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट और उसके बाद फाइनली ये सरफेस छोड़ेगा। फाइनली डिसॉर्प्शन, और उस डिसॉर्प्शन में जब अब निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा और इधर से ये टूट जाएगा, यानी कि ये कैटलिस्ट मिल गया लेकिन साथ में ए बी कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया। तो सुटेबल कंडीशन क्या होगा? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के लिए सूटेबल कंडीशन क्या होगा? सूटेबल कंडीशन ये होगा कि सरफेस के साथ कैटलिस्ट वीक बॉन्ड बनाए और आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए। कब? इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन में। ध्यान से सुन लो। The reactant on catalyst surface, सर बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों। स्टिल 1 GB डाटा इज रिमेनिंग। मेरे तरफ से तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा कुछ, तो कोई बात नहीं है। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बीच बीच में अगर ड्रॉप हो रहा है ना, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा। मुझे पता है ना, नालायकों की कमी थोड़े है, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं डाल दूंगा, ग्रुप पे भी डाल दूंगा, जिसको ज़रूरत होगा देख लेगा। तो सुटेबल कंडीशन क्या है? इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन में कैटलिस्ट के साथ वीक बॉन्ड बनाए और आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए, ताकि डिसॉर्प्शन आसानी से, ये टूट जाए आसानी से और ये ना टूटे, ये वाला बना रहे। यही एक क्वेश्चन इसमें होता है। तो सुटेबल कंडीशन क्या है कि रिएक्टेंट शुड फॉर्म
weak interaction with catalyst surface and strong interaction between them, between the reactants, so that desorption of stable product occurs easily ये हो गया, कुछ संदेशा आ रहा है, तो ये हो गया हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एक मैकेनिज्म आपको बता दिया। अब इसमें एक टर्म आ जाओ, एक आता है सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, एक टर्म आता है, सुन लो जरा, सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जिसमें कि कैटलिस्ट के सरफेस पे माइक्रोपोर्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं, और वो होल्स भी स्पेसिफिक शेप एंड डायमेंशन के होते हैं, सो दैट उसमें सुटेबल कॉम्प्लीमेंट्री शेप एंड साइज के रिएक्टेंट फिट हो जाए। Catalysis in which surface has micropores अरे क्लास थोड़ा जल्दी लो ना, चलो कल से जल्दी कर देते हैं। सबकी राय, जैसी सबकी राय होगी, मैं तो पोल करवा देता हूँ आपके ग्रुप पे, तो पोल करवा दूंगा फिर से, जो टाइम की मेजोरिटी होगी उसी टाइम पे 9 बजे से कर देंगे। सरफेस है माइक्रोपोर्स ऑफ फिक्स्ड शेप एंड साइज, उसको बोलते हैं सीव। Catalysis in which surface has micropores of fixed shape and size। ये देखो कौन नलायक है, कह रहा नींद आ रही है। अरे डूब भर चिल्लू भर पानी में अभी नींद आ रही है। तुम्हें मैं बताऊं, तुम्हारे बाद एक और क्लास में लूंगा, आईटी एडवांस वाले बच्चों का मैं अभी एक और क्लास लूंगा। has micropores of fixed shape and size in which reactants of complementary size can fit एडवांस क्लास में क्या पढ़ा है? तू क्या करेगा एडवांस क्लास में बैठ के? एडवांस क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तेरे पल्ले नहीं पड़ेगा। बुरा मत मानना, तुम्हारे लिए मतलब का नहीं, तुम्हारे काम का नहीं है। उसमें उतना डेप्थ में मैकेनिज्म वगैरह बताया जाता है, आपको उतनी मैकेनिज्म चाहिए नहीं। उसमें एल्डिहाइड कीटोन चल रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री साइज कैन फिट, तो
एक इसका फोटो बना हुआ है, एनसीईआरटी के किताब में मैं भी बना देता हूँ, तो थोड़ा सा उससे, अरे इतना बड़ा तो कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। बोलो बच्चे, हैंड रेज किया सेजल ने, क्या चाहिए बोलो बच्चे, बेटा सेजल क्या तकलीफ है बताओ, माइक खोलो बोलो, इस पे कोई थोड़े है कि आप नहीं बोल सकते। सर गलती से हो गया है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। इस पे तो माइक आपके पास है और मैंने ओपन कर रखा है, जिसको जो मर्जी है बोलो। तो इस तरह से एक हमने बना दिया। अब इसमें, अरे बंद रख वीडियो, वीडियो चालू करते हो तो मेरे स्क्रीन पे आ जाता है, भर जाता है, मैं लिखूंगा कहाँ। अब इसमें इसी शेप का एक रिएक्टेंट बनाते हैं। ये तो हो गया अपना कैटलिस्ट। अब रिएक्टेंट इसमें कुछ ऐसा ले लो कि इसमें फिट हो जाए। इसमें फिट होगा ऐसा रिएक्टेंट। कैसा रिएक्टेंट? ये हो गया, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये बीच में आएगा, इधर जाएगा, ऐसे ऐसे, और अब देखो क्या हुआ। ये है यहाँ पे 1 2 3, ये है 1 2 3, ये वाला पोर्शन 1 में फिट हो जाएगा जाके, ये वाला पोर्शन 2 में फिट हो जाएगा और ये वाला 3 में फिट हो जाएगा। तो ये दिखेगा कैसा? बड़ा कठिन है डायग्राम बनाना मेरे लिए। ये दिखेगा कैसे? ये कुछ ऐसे दिखेगा, है ना। अब इसमें ग्रीन वाला ऐसे आ जाएगा। ये देखो आके फिट हो गया। दैट इज कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ये हो गया एडजॉर्प्शन ऑफ reagent into the sheaves of catalyst। कुछ कह रहा है कोई? सर एडवांस के क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हो तो हमें भी कहो। अरे एडवांस के क्लास से तुम्हें क्या लेना देना है? एडवांस के क्लास का अप्रोच डिफरेंट है। एडवांस के क्लास में क्वेश्चन का अप्रोच डिफरेंट है। एडवांस के क्लास का अप्रोच डिफरेंट है ना बच्चों, आपका मतलब का नहीं ना। उसमें दूसरे तरह से पढ़ाया जाता है। उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन पूरे 1 घंटा लग जाता है सॉल्व करने में। तो ये हो गया। इसमें एक एग्जाम्पल वैसे याद रखना कि शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते कौन कौन है। तो सिलिका होते हैं, शेप नीट के लिए भी ऑर्गेनिक पढ़ा। अच्छा, जब पढ़ना था तब तो किसी और से पढ़ रहा था, अब आज याद आया कि नीट के लिए ऑर्गेनिक पढ़ा। जो टाइम बचा है उस टाइम में जो भी कहोगे मैं सब पढ़ा दूंगा, बट जितना टाइम बचा है उतना ही ना। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट
सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, सिलिकेट्स होते हैं। एक इसमें ZSM 5 बड़ा इंपॉर्टेंट सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट है, एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है। ZSM 5 ये डायरेक्टली अल्कोहल को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो पेट्रोलियम में ये यूज होता है। हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोल जो है वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो पेट्रोल में रिफाइनिंग के समय में उसमें कुछ पार्शियल ऑक्सीडेशन होकर अल्कोहल बन जाते हैं, तो वो ZSM 5 जो है वो अल्कोहल को वापस एल्केन बना देता है। सो कन्वर्ट्स alcohols directly into alkane without affecting other compounds। सेलेक्टिविटी है, केवल अल्कोहल के लिए सेलेक्टिव होता है, अदरवाइज पेट्रोल में ढेर सारे कंपाउंड होते हैं तो उनके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगा। समझा? ZSM ये Z फॉर जियोलाइट, Z जो इसमें होता है जियोलाइट के लिए होता है। SM मॉलिक्यूलर सीव, लिखने का तरीका ये होता है, जियोलाइट मॉलिक्यूलर सीव ऑफ 5 माइक्रोन। 5 माइक्रोन साइज होता है उसका सीव का, इसलिए इसको 5 कहते हैं, ZSM 5। समझ गया? तो ये है कहानी एडजॉर्प्शन की। बाकी अगर इसमें कुछ एक आध पॉइंट छूटा उटा होगा तो क्वेश्चन में आ जाएगा, वो एक सीट दूंगा मैं कल आपको। ठीक? समझ गया ना? ठीक है, नाराज मत होना, मेरी आदत है थोड़ी सी ज़्यादा बोलने का, मैं बोल देता हूँ, लेकिन मैं कुछ हक समझता हूँ इसलिए मैं बोल देता हूँ। तो मैं थोड़ी मजाक करने की मेरी आदत है, मैं बोल देता हूँ। नालायक उलायक तो नाराज मत हो जाना, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि पीछे कौन बैठा हुआ है, मैं नहीं जानता आपको, इसलिए मेरा नेचुरल थोड़ा सा आदत है, मैं बोल देता हूँ कुछ, तो कभी दुखी मत हो जाना। आपसे प्यार है इसलिए बोल देते हैं आपको। तो अच्छा, पूजा आई हुई है, ठीक है। तो कल फिर यही 10 बजे का टाइम ठीक है। नींद आ रहा था किसी को, नालायक को, तो 10 बजे मैं भी थोड़ा फ्री रहता हूँ। अभी 11:30 ठीक है, आधे घंटे चाय वाय में पीऊँगा, फिर 12 बजे से पढ़ाऊँगा एडवांस वाले को। तो ये ठीक टाइम है, 10 बजे 10 PM। कल और परसों 2 दिन में कोलॉइड्स ख़त्म हो जाएगा। कोलॉइड्स थोड़ा बड़ा है तो 2 दिन लगेगा उसमें, क्योंकि उसमें माइसेल्स वगैरह सब है ना, तो कोलॉइड्स एंड माइसेल 2 दिन लगेगा, तो अच्छा हो जाएगा, 2 क्वेश्चन इससे हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे कि ये टाइम बड़ा डिफ़िकल्ट है, और इस टाइम पे 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक तो अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। हो सकता है 13 सितंबर वाला भी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए, होने दो, सबके लिए हो रहा है ना। तो अपने को मोटिवेटेड रखना है, अपने को अपनी एनर्जी लेवल हाई रखनी है, और अपने को सेफ रखना है। बिल्कुल हल्के में मत लेना कोरोना को, बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि ये बहुत डेंजरस चीज़ है। और एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर सिखा दो, बहुत बड़ा चैप्टर, ठीक है, मैं सिखा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हो जाने दो, फिर मैं अलग से टाइम दे दूंगा, दिन का कोई टाइम दे दूंगा, जिसको एल्डिहाइड कीटोन पढ़ना होगा आके पढ़ लेगा, ठीक है ना। ये पहले हो जाने दो। तो
ये देखो, कोई मेटलर्जी बोल रहा है। मेटलर्जी का आया तो था वीडियो, एक मैंने भी देखा था मेटलर्जी का। मेटलर्जी का तो बड़ा ओजस्वी तेजस्वी वीडियो बन के आया था, अभी मैंने देखा था थोड़े टाइम पहले। ठीक है, तो कल 10 बजे बस अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, अपने आप को, अपने सेल्फ स्टीम को मेंटेन रखना है, और कुछ नहीं है। एकदम जोश कम नहीं होने देना है, अपनी एनर्जी लेवल को कम नहीं होने देना है, क्योंकि इसमें वही जीतेगा जो अपना एनर्जी लेवल कम नहीं होने देगा, जो मोटिवेटेड रहेगा। क्योंकि ये बहुत लोग डीमोटिवेट हो गए हैं, डिस्करेज हो गए हैं, पता नहीं कब होगा, क्यों होगा, काय करो रहे हो, कब होगा, क्यों होगा, जब होगा तो होगा। सरफेस केमिस्ट्री के बाद मेटलर्जी देखा जाएगा। मेटलर्जी बहुत बड़ा टॉपिक है यार, देखता हूँ। ठीक, तो कल 10 बजे, गुड नाइट। बंद कर रहा हूँ।